तो यार आपने तो बचपन में बहुत गेम्स खेले होंगे। आप गेम्स खेलोगे तो पिटाई भी खाई होगी, पिटाई खाई होगी तो मेमोरी भी बनी होगी। तो क्यों ना आज उन्हीं मेमोरीज को याद करते हुए हम अपने बचपन के कुछ ऐसे गेम्स के बारे में, कुछ ऐसे अननोन एंड मजेदार फैक्ट के बारे में जानते हैं जिसमें होगी नॉस्टैल्जिया वाली वाइब, जिसे हम करेंगे इस वीडियो में डिस्क्राइब। नंबर 1। तो चलो भाइयों इस नॉस्टैल्जिक कार्यक्रम को शुरू करते हैं उस गेम से जो आज बेस्ट वीडियो गेम फ्रेंचाइजी ऑफ ऑल टाइम के नाम से जानी जाती है, यानी कि लुंगी के भाई सुपर मारियो। 1989 में बनी इस गेम को किसने नहीं खेला होगा। एक ऐसा बंदा जो अपने सिर से ईंटें फोड़ता हो और बस कछुए के छूने से मर जाता हो। भला उसे भुलाया तो भुलाया भी कैसे जा सकता है। पर यार मजेदार बात तो यह है कि आपके टेक्नोलॉजी के साथ अब आप मारियो चाचो के माथा फोड़ने वाले सीन को जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मारियो ईंटों को अपने सिर से नहीं बल्कि अपने हाथों से ही फोड़ता है। बट बचपन में हमने कभी इस पर गौर ही नहीं किया। वैसे डिटेल्स के बारे में बात हो ही रही है तो एक और मारियो के बारे में मजेदार फैक्ट ये है कि मारियो के क्रिएटर्स ने मारियो को पकौड़े वाली नाक और ये लाल टोपी इसलिए पहनाई है ताकि वो एक्चुअली हमें टोपी पहना सकें। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। देखो ये बड़ी नाक और टोपी से उन्हें ये फायदा मिला कि नाक की वजह से उनको ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं बनाने पड़े और टोपी ने कूदने पर हेयर के मूवमेंट से उनको काम करने पर बचा लिया। वैसे जब सबसे शुरुआत में मारियो डोंकी कॉन्ग जूनियर में लॉन्च हुआ था तो उसे एज ए विलन बताया गया था जो गेम के हीरो के डैड को बहुत पीटता था, पर धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर इसको विलन से हीरो बनाया गया था। और हाँ डिटेल्स की बात से एक और बात याद आई कि क्या आपने कभी ये गौर किया है कि सुपर मारियो में जो डिजाइन क्लाउड्स का हुआ करता था ठीक वही डिजाइन ग्रास का भी हुआ करता था, बस भाई कलर चेंज थे। वैसे मारियो के बाद अब मैं जिसकी लिटरली बात करना चाहता हूँ ना वो है GTA की सीरीज। मतलब भाई इस गेम के लिए पता नहीं हमने बचपन में क्या क्या कर रखा है। मैं अपना बताऊं तो GTA वाई सिटी मेरा अब तक का वो पहला और इकलौता ऐसा गेम था जो मैंने अपने बगल वाले गेम शॉप से 50 रुपए की इंस्टॉल करवाई थी। अब भाई मैं करता ही क्या, उस समय मैं 5th क्लास में था और नहीं उस समय मुझे गेम डाउनलोड करने आती थी और ना ही उसे फर्जी विंडोज 8 में इंस्टॉल करने। वैसे ऐसा ही कोइंसिडेंट आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। इस सीरीज के टोटल गेम्स ये हैं जिनको इन डेट्स पर रिलीज किया गया था। बात की जाए अगर इन गेम्स के गेम डेवलपर्स की तो भाई इस बात से तुम भी एग्री करोगे कि पूरे ही गेमिंग कम्युनिटी में इनसे क्रिएटिव बंदे नहीं है भाई। मतलब हर गेम में इतने ईस्टर एग्स, इतनी पैरोडी, इतने फेमस चीजों के रेफरेंसेस दिए गए हैं कि भैया बस पूछो मत। इवन ब्रो ये जो GTA 5 में आप गैंगस्टर्स की आवाज सुनते हो ना वो भी रियल गैंगस्टर्स को पकड़कर ही रिकॉर्ड करवाई गई थी, जिसमें स्क्रिप्ट में बहुत लाइंस तो उन गैंगस्टर्स ने ही सुधरवाया था। लाइक वीडियो यहाँ मस्त की जगह रापचिक लगेगा। और इससे भी मजेदार बात तो ये है कि स्टीव ऑग जिन पर ट्रेवर का कैरेक्टर बना है उन्होंने तो कुछ सीन्स अंडरवेयर में शूट करवाए थे ताकि वो अपने कैरेक्टर में रह सके। मतलब भाई अब अगर गलती से भी GTA 5 में ट्रेवर को अगर चड्डी बेचने का सीन होता, ये मेरे देश की चड्डी सोना उगले, हीरे उगले और उगले मोती, शेर के पिंजरे फटे मगर चड्डी ना फटे। वैसे तुम लोगों ने कभी ये गौर किया कि GTA 3 का मेन कैरेक्टर क्लॉड पूरे ही गेम में कुछ नहीं बोलता है। मानो GTA वालों ने तो उसे मुंह तो दिया पर उसकी जान में जवान ही नहीं दी। और ब्रो अभी तो बस यही नहीं, ये GTA का लास्ट वाला फैक्ट तो और भी मजेदार है। तुम्हें पता है कि जब GTA 4 का ऑडिशन चल रहा था तो GTA वालों ने उन वॉइस एक्टर से क्या बोला था कि भाई लोग तुम लोग को यहाँ पर बस एक मेडअप गेम फ्रोजन की शूटिंग करनी है, हम GTA 4 जैसे कोई भी चीज को नहीं बना रहे हैं, वो GTA 4 वाला बस एक रूमर है और हम रूमर्स पर विश्वास नहीं करते। तो भाई लोग क्या आपको पता है कि हमारी दुनिया में एक ऐसा भी सांप हुआ करता था जो हर सेकंड आधा सेंटीमीटर और हर 200 सेकंड में 1 मीटर बढ़ जाया करता था, लेकिन जैसे उसका मुंह उसके किसी बॉडी पार्ट को टच करता था तो उसका वहीं पर काम खल्लास हो जाता था। अब भाई अगर आप 2000s के गोल्डन एज में जी चुके हो तो आपको ये गेस करने में जरा भी टाइम नहीं लगा होगा कि ये सांप कोई जंगल में नहीं बल्कि हमारे पुराने नोकिया के फोन्स में पाया जाता था। अब भाई इस गेम की बनने की कहानी भी ना काफी मजेदार है। 1976 में एक गेम निकली थी जो उस समय ही 2 प्लेयर वाली मल्टीप्लेयर गेम थी और इस गेम का नाम था ब्लॉकेड। इस आर्केड गेम में 2 सांप जैसे कैरेक्टर्स हुआ करते थे। ये कैरेक्टर्स टाइम के साथ बढ़ते जाते थे। बस गेम का बेसिक फंडा यही था कि 90 डिग्री का टर्न ले लेकर जो प्लेयर ज्यादा देर तक टिक पाता था वही जीत जाता था। अब उस समय एक बच्चा जिसका नाम तनेली अरेमेंटो था उसने ये गेम खेल रखा था और उसे ये गेम बहुत ही पसंद भी आया था। अब 20 साल बाद वही बच्चा नोकिया में एक इंटरफेस इंजीनियर बनता है और उसे टास्क मिलता है नोकिया 6001 में एक गेम बनाने का। बहुत मेहनत करने के बाद अब वो गेम भी बना लेता है बट नोकिया 6001 के फ्लॉप होने की वजह से वो गेम भी फ्लॉप हो जाता है। टाइम बीतता है और 3 साल बाद 2000 में नोकिया 3310 लॉन्च होता है जो कि काफी सक्सेसफुल होता है। अब फिर से तनेली अरेमेंटो इसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझकर अपने गेम के कोडिंग में चेंजेस करके इसे आगे आने वाले नोकिया 3310 के साथ लॉन्च करते हैं एंड उसी के बाद हमें यह स्नेक गेम देखने को मिलता है।
अब यार चलो उस गेम की बात कर ली जाए जो बॉयज को नहीं बल्कि गर्ल्स को माइंड में रखकर बनाया गया था। पैकमैन 22 मई 1980 को रिलीज हुआ एक ईटिंग गेम था। अब ये तो सारी जगत जानती है कि जहाँ खाने की बात होगी वहाँ गर्ल्स कैसे नहीं होंगी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि पैकमैन के खुद क्रिएटर्स ने बोल रखा है। इवन जो पैकमैन का कैरेक्टर है ना, वो भी क्रिएटर के दिमाग में तब आया था जब पिज्जा में से कुछ स्लाइसेस गायब थे। और पता है इससे भी मजेदार बात क्या है कि आज आप गूगल से पैकमैन की एक ऑर्डिनरी इमेज को भी डाउनलोड करोगे ना, तो वो भी पैकमैन के ओरिजिनल साइज से काफी ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि ओरिजिनल पैकमैन की साइज बस 24 KB की थी। सुपर मारियो के क्रिएटर मियामोटो की फेवरेट गेम पैकमैन में बहुत से ग्लिचेस भी थे, बट जस्ट लाइक मियामोटो, पैकमैन के क्रिएटर टोरो इवाटानी ने भी उन ग्लिचेस को गेम का फीचर ही बता दिया था। लाइक जो पैकमैन में गोस्ट फ्लिकर करता था ना, वो भैया कोई फीचर नहीं था बल्कि गेम की टेक्निकल लिमिटेशंस थी जिसे क्रिएटर्स दूर ही नहीं कर पा रहे थे। वैसे ये जो घोस्ट है ना, ये भी कई मांगा लाइक ओबाके नो क्यूटारो से ही इंस्पायर्ड है। डोरेमोन परमन शिनचैन के जो एकदम तगड़े वाले फैन होंगे ना, वो इस कैरेक्टर को जरूर पहचान गए होंगे। और आपको शायद ना पता हो बट हमारे पैकमैन की एक मिस पैकमैन भी हुआ करती थी जो उससे भी अपग्रेडेड थी, यानी भाई घोस्ट का भी उसके सामने ये हाल हो जाता था। नाइनटीज का एक ऐसा टेक्नोलॉजी का करिश्मा जिसकी साइंस आज भी बहुतों के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। डक हंट अपने रेट्रो दौर का वो यूनिक गेम था जिसका स्टार्टिंग लेवल में तो हम प्रो हुआ करते थे और आखिरी लेवल में हमारा हाल कुछ ऐसा हो जाता था। लेकिन पता है ये आखिरी लेवल में डक्स इतने फास्ट उड़ने कैसे लगते थे? What's that? It's the ultimate weapon, a mix of crystal meth, jet fuel, and pixie sticks. Dear God. This asshole wants to play rough? We'll play rough. वैसे फिक्र करने की कोई भी बात नहीं थी, क्योंकि जब भी बेशरम डॉग को गोली लगती थी तो उसका भी कुछ ये हाल हो जाता था। प्रो इसीलिए बोलते हैं कि जिस आदमी के पास बंदूक हो उसके सामने दांत नहीं भी दौड़ना चाहिए। अब जब भी आपने डक हंट खेला होगा तो ये बात आपने जरूर से गौर किया होगा कि जब भी आप डक्स को शूट करते होंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ क्षण के लिए ऐसी ब्लैक हो जाती होगी। अब अगर आप इसे स्लोमो में देखोगे तो आप ये पाओगे कि ये बेसिकली 2 फ्रेम्स हुआ करती थी। पहली सिर्फ एक ब्लैक फ्रेम एंड देन ब्लैक फ्रेम पर एक व्हाइट डॉट। अब जिस गन से आप डक हंट खेला करते थे उसमें एक छोटी सी फोटो डायोड यानी कि एक ऐसी डिवाइस हुआ करती थी जो लाइट को डिटेक्ट कर सकती है। अब जब आप गन का बटन दबाते थे तो आपके स्क्रीन पर ये व्हाइट डॉट आ जाता था। अब गन का पॉइंट अगर व्हाइट डॉट की तरफ हुआ तो गन में लगा वो फोटो डायोड उस व्हाइट डॉट के लाइट को डिटेक्ट कर लेता था, जिससे कि डक मर जाता था। तो यार बस इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो का पार्ट 1 यहाँ पर है जो मैंने बहुत पहले बनाया था, तो अगर उसे चेकआउट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो फिर आपके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।